जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार डीएलएड भर्ती परीक्षा के विगत कुछ वर्षों के प्रश्न हम लोग जो है डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं, है ना। डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं और विस्तार से हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में और किस तरह के क्वेश्चंस आगे आने की संभावना है। उसी को देखते हुए ना साइंस का आज हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और मैं विकास कुमार बर्नवाल आप लोगों को जो है साइंस का क्वेश्चंस करवाएंगे, है ना। देखिए, आज जो हम लोग करेंगे 12/4/2024 12/4/2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे बिहार डीएलएड में, उसी का हम लोग जो आज प्रश्न करने वाले हैं, है ना। और यहाँ हम लोग जो करेंगे वो आपका 51 नंबर से करेंगे, जो विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं ना। विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं और विज्ञान के क्वेश्चन आपका 51 नंबर से 70 नंबर के बीच में होता है, तो उसी को हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, जो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है। और आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना वेटेज होता है प्रत्येक एग्जाम में, है ना। कितना वेटेज होता है हर एग्जाम का। रीढ़ का हड्डी अगर कहा जाए, बैकबोन कहा जाए, तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आपका पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, है ना। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, है ना। कह रहा है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम किस वर्ग से संबंध रखते हैं, ना। किस वर्ग से संबंध रखते हैं। तो ये तत्व जो होते हैं ये एक प्रकार के तो एलिमेंट है। ये क्या है, क्या करेंगे ये, इसको शॉर्ट में कहते हैं एन पी और के, है ना। एन पी के इसको कहते हैं। अब ये क्या है, तो देखिए ये क्या होते हैं। हमारे ऑप्शंस के अनुसार देखा जाए तो बृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक, मैक्रो न्यूट्रिशियंस और माइक्रो न्यूट्रिशियंस, ये इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों। हमारे शरीर में दो प्रकार के चीज पाए जाते हैं ना, दो प्रकार के। जैसे हमारे शरीर में अगर बहुत मात्रा में लिया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट, है ना, प्रोटीन, वसा, ये सब बहुत मात्रा में ली जाती है ना। और उसी से संबंधित जो है माइक्रो न्यूट्रिशियंस, उसमें क्या क्या मिलते हैं, तो नाइट्रोजन मिलते हैं, फास्फोरस मिलते हैं और पोटेशियम मिलते हैं, बहुत मात्रा में मिलता है। लेकिन वो किस वर्ग से आते हैं ये पूछा गया है। तो ये जो होते हैं एन पी और के, ये जो होते हैं ये जो आते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिशंस में आते हैं, यानी वृहद पोषक में आते हैं। ये बहुत हमारे शरीर को जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा मात्रा में हमको इसका जो है आवश्यकता पड़ता है। जिससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं, वसा मिलते हैं, है ना। ये सब चीज हमें प्राप्त करना रहता है, ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलना चाहिए। तो ये सब चीज को हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। लेकिन यहां पर एक दिया हुआ है सूक्ष्म पोषक तत्व। ये हमारा क्या होगा, सूक्ष्म पोषक तत्व दिया हुआ है। इसका हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये हमारे शरीर में क्या करता है, कम मात्रा में जरूरत पड़ती है ना। कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, जैसे हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जरूरत पड़ती है, विटामिन के लिए जरूरत पड़ता है ना। छोटे छोटे चीजों को ठीक करने के लिए हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को आवश्यकता होता है, जो कम मात्रा में जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो कम मात्रा में जरूरत पड़ता है उसको कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, और जो ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है उसको कहते हैं बृहद पोषक तत्व। तो ये तीनों जो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये होते हैं बृहद पोषक तत्व। ये ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर को जरूरत पड़ते थे। इससे जो होता है आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिशियंस। याद रखिएगा दोस्तों, मैक्रो बोलते हैं, माइक्रो नहीं। ये हो गया मैक्रो न्यूट्रिशियंस, और ये जिससे कम जरूरत पड़ता है उसको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिशियंस। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। सही उत्तर इसका क्या होगा, ए। इसका जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोला गया सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको सीधा सीधी बताना है ना। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में तो आपको पता होगा, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4, है ना। ये H2SO4 होता है। इसी को कहते हैं कि अम्लराज। क्या कहते हैं इसको, अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अम्लराज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है दोस्तों सल्फ्यूरस, फ्यूरिक ने पूछा है, सल्फ्यूरस पूछा है ना। और सल्फ्यूरस जो होता है ये अम्लराज होता है, और इसका जो ये होता है परबल अम्ल। क्या होता है, ये परबल अम्ल होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमको पूछा गया है वो सल्फ्यूरस बोला गया। क्या बोला गया, सल्फ्यूरस। तो सल्फ्यूरस में हमारा आ जाएगा H2SO3। क्या हो जाएगा ये H2SO3, जिसको कहते हैं सल्फ्यूरस अम्ल, है ना। सल्फ्यूरस अम्ल ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका कमजोर अम्ल होता है। कैसा होता है ये, कमजोर अम्ल होता है ना। कमजोर अम्ल होता है, कमजोर अम्ल होता है। ठीक है,
ये आपको याद होना चाहिए कि सल्फ्यूरस अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, तो यहां सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी जो होगा इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो एक बार क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे 53 नंबर पे। और 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कौन सा तत्व जिसकी परमाणु संख्या 12 होती है ना। अब आपको आवर्त सारणी में लेके चलते हैं। आवर्त सारणी के बारे में आपको जो है कहने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे है ना वैज्ञानिक आए खोजें अपने अपने तरीका से, है ना। जैसे पहले आए थे कौन, न्यूलैंड साहब आए, डॉबरेनर जी आए। डॉबरेनर साहब आए तो पहले त्रिक नियम दिए, न्यूलैंड साहब ने आया तो अष्टक नियम दिया, है ना। उसके बाद आपका मेंडली साहब ने आया तो मेंडली साहब ने क्या दिया, आवर्त सारणी दिया। और उसके बाद मोसले साहब ने आया तो आपको आधुनिक आवर्त सारणी दिया। ठीक है, तो ये आधुनिक आवर्त सारणी का ही ये परिणाम है जिसको पूछा गया है कि परमाणु संख्या अगर 12 है तो वो कौन सा तत्व कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है वो आपका 11 होता है। क्या होता है, 11 होता है। मैग्नीशियम की जो होती है वो आपका 12 होती है। ठीक है, कैल्शियम की जो होती है वो आपका 20 होता है। पोटेशियम का जो होता है वो आपका 19 होता है। ठीक है, अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है दोस्तों वो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया। कैसे सजाया गया, परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया। इसके पहले जो आवर्त सारणी आया था, है ना, जिसको मेंडलीव का आवर्त सारणी कहते हैं, वो परमाणु भार के यानी परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया गया था। दोनों में ये बेसिक अंतर है और ये सबसे बड़ा अंतर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन पे। और 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, कहा गया है निम्नलिखित में से, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव नहीं है ना, द्रव नहीं है ना, द्रव नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधी बोला गया है। तो अब बताइए द्रव कौन सा नहीं होगा, कौन सा द्रव नहीं होगा। ठीक है, तो जल तो एक प्रकार का द्रव ही है। जल क्या है, एक प्रकार का द्रव ही है। ठीक है, धुआं का जल देखते होंगे, धुआं एक प्रकार का निकलता है जिसको बोलते हैं वेपोराइज, है ना। धुआं एक प्रकार धुआं जैसा लगेगा, लेकिन जब देखिएगा तो ऊपर में क्या होगा, पानी जैसा जम जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी क्या होगा, धुआं एक प्रकार का जल लगा हुआ है तो जल ही होगा। आर्द्रता, आर्द्रता भी एक प्रकार का क्या है, द्रव ही है। आर्द्रता क्या है, नमी, है ना। आर्द्रता और नमी जो होता है एक प्रकार का द्रव की अवस्था में होती है। ठीक है, लेकिन गर्मी का अनुभव इससे कोई मतलब इसका नहीं है ना। गर्मी का अनुभव अगर हो रहा है तो इससे द्रव्य का कोई मतलब नहीं है। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पे जो है राइट उत्तर आपका डी हो जाएगा, सटीक उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वैसा कुछ था नहीं, है ना, कॉन्सेप्ट वाले। ये बताइए 55 नंबर क्वेश्चन से बोला गया है क्या, कौन सा संघ, है ना। संघ तो आपको पता है बहुत सारे संघ होते हैं, है ना। जैसे आपको सिलेंट्रेटा हो गया, है ना, उसके बाद आपका प्रोटो ये सिलेंट्रेटा हो गया, पोरीफेरा हो गया, है ना, आपका ऑर्थोपोडा हो गया। ये सब बहुत सारे संघ आते हैं, उसी संघ के बारे में बोला गया है ना, उसी संघ के बारे में बोला गया है। तो बोला गया ऊतक के संगठन स्तर को दर्शाता है, संगठन के स्तर को दर्शाता है। बताइए किस तरह का स्तर होगा ना। तो प्रोटोजोटा लिख दिया, प्रोटोजोआ होना चाहिए था। पोरीफेरा, है ना, यहाँ पे कोलेंट्रेटा नहीं होगा, सिलेंट्रेटा होता है। क्या होता है, जब इंग्लिश में लिखिएगा तो CO लिखा था, इसलिए इंग्लिश में लिया कोलेंट्रेटा, इसको कहते हैं सिलेंट्रेटा। क्या बोलते हैं इसको, सिलेंट्रेटा, है ना, सिलेंट्रेटा, है ना, सिलेंट्रेटा इसको कहते हैं। ठीक है, और सही उत्तर भी आपका क्या होगा, सिलेंट्रेटा ही हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, सिलेंट्रेटा ही हो जाएगा। ये सिलेंट्रेटा जो होता है दोस्तों, ये ऊतक का संगठन के स्तर को बताता है कि संगठन जो है किस लेवल पर है ना, संगठन जो है किस लेवल पर है ये बताता है। देखिए पोरीफेरा पर चलते हैं। पोरीफेरा क्या होता है, एक प्रकार का जो है ये एक प्रकार का संगठन, ये भी एक प्रकार का संगठन को दर्शाता है, लेकिन कम संगठन को दर्शाता है ना, छोटा संगठन को ये दर्शाता है ना, छोटा संगठन को दर्शाता है। अब देखिए ये देखिएगा आगे, ये आपका जो है छोटा संगठन को दर्शाता है, ये भी जो है संगठन को ही दर्शाता है। क्या करता है, ये संगठन को ही दर्शाता है ना, ये संगठन को भी ये भी दर्शाता है। ठीक है, तो ज्यादा इसमें जो है जानने की जरूरत नहीं है ना, इसमें सिर्फ पूछा है संगठन स्तर के बारे में, ज्यादा इसके बारे में जानकारी हमको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी जो है उतना छोटा पूछा गया। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और हम लोग इसमें एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। ऑर्थोपोडा, है ना, एक ऑर्थोपोडा जो है आपका संघ है, वो सबसे बड़ा संघ होता है। कौन सा क्या होता है, सबसे बड़ा संघ होता है। मछली के लिए जो होता है वो आपका इकाइनोडर्मेटा संघ होता है ना। आपको जो है रेंगने वाला जो होता है रेप्टाइल वाला होता है। ठीक है, तो ये सब जो है सब इसी संघ में आते हैं, है ना, इसी संघ का एक रूप होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे और ऑर्थोपोडा के बारे में थोड़ा समझते हैं। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा क्या होता है, ये जो है सबसे बड़ा संघ होता है। क्या होता है, जीव जंतु जगत का जो है आपका ऑर्थोपोडा जो है कीट जगत का सबसे बड़ा
संघ होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार करवा चुके हैं और ये क्वेश्चन जो है आप लोग को जवाब देना चाहिए ना, ये क्वेश्चन कई बार करवाए चुके हैं और आप लोग अगर इसके पहले शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था ये और पहले करवाए चुके हैं, बताइए आप लोग इसका जवाब क्या होगा। बोला गया रंध्रों का खुलना, है ना, रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रण होता है ना। रंध्र देखे होंगे, आप लोग को कई बार बता चुके हैं, ये पत्ता होता है ना, पत्ता होता है। अब पत्ता में देखेंगे ऐसे करके होता है, ऐसे करके होता है, ऐसे होता है ना। इसमें देखिएगा क्या होता है, इसमें रंध्र होता है, ये सब क्या होता है, रंध्र होता है ना, रंध्र होता है। और रंध्र का जो पोर होता है उसी को क्या कहते हैं, स्टोमाटा यानी रंध्र कहते हैं ना। अब बताइए रंध्र का खुलना, है ना, अंदर में पानी वगैरह जब वो भी तो पानी वगैरह लेता होगा, तभी तो वो बढ़ता है, नियंत्रण अपने आप को करता है। तो वो क्या करता है, वो पानी लेता है फिर छोड़ता है, फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सारा कोई अपना फंक्शन की क्रिया करती है। ठीक है, तो वही बोला गया रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रण होता है। तो इसमें आपको बताए थे गार्ड सेल, क्या बताए थे, गार्ड सेल, जिसको कहते हैं रक्षी कोशिकाएं। क्या कहते हैं उसको, रक्षी कोशिकाएं, जिसको कहते हैं गार्ड सेल। गार्ड क्या करता है, आपको पता है ना, सबके जगह पे गार्ड होता है। गार्ड क्या करता है, खोलने का और बंद करने का काम करता है। ठीक है, तो रंध्र को खोलने और बंद करने का काम, नियंत्रण करने का काम कौन करेगा, गार्ड सेल करेगा। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी, इसका जो है बिल्कुल राइट उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला गया 57 नंबर, है ना, 57 नंबर यानी 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बोला गया किसी भी परिस्थिति की, है ना, किसी भी परिस्थिति की तंत्र की प्रेरक शक्ति क्या होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र से जुड़ा हुआ होना चाहिए, है ना। और तंत्र, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, है ना, सिस्टम हो गया। कि प्रेरक शक्ति, प्रेरक शक्ति क्या होना चाहिए। ठीक है, आप आगे जो है प्रेरक शक्ति क्या होगा, बायोमास, नहीं, इससे जो है बायोमास से हमें प्रेरक शक्ति नहीं मिलता। शक्ति का मतलब हो गया पावर, ऊर्जा मिलना चाहिए, है ना। यहाँ देखिए कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा मिलती है वो हमें मानव को मिलती है ना। यहाँ पारिस्थितिक तंत्र को नहीं बोला गया है, पारिस्थितिक तंत्र की प्रयोग बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा एटीपी, एटीपी के रूप में हमें माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा मिलती है, ये भी है, लेकिन यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र की प्रेरक शक्ति बोला गया है ना। यहाँ देखिए सौर ऊर्जा, क्या बोला गया, सौर ऊर्जा, इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, सौर ऊर्जा। आपको ये पता होगा कि सौर ऊर्जा जो होता है पारिस्थितिक तंत्र से, है ना, पारिस्थितिक तंत्र से यानी सूर्य से, सूर्य से जो है एनर्जी लेकर के और क्या करता है, वो पूरा पारिस्थितिक तंत्र में वो बिखराव करता है। ठीक है, तो सही, इसीलिए जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे मानव तंत्र पूछता, मानव तंत्र में अगर पूछता तो कार्बोहाइड्रेट और एटीपी वगैरह चांस रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की प्रेरक शक्ति कौन सा है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। यहाँ पे सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 58 नंबर, बहुत अच्छा ही शानदार क्वेश्चन है ना, शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन आपका आ गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझने वाला बात है, बोला गया है कौन उत्तक संवहनी बंडल बनाते हैं। संवहनी बंडल, बंडल का मतलब हो गया ग्रुप में, है ना, यानी ग्रुप बनाता है। तो बताइए संवहनी, संवहनी का मतलब हो गया संवहन करना। संवहन करने का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पे क्या करना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, है ना। एक जगह से दूसरे जगह पे जो ट्रांसफॉर्म करते हैं उसी को ना बोलते हैं संवहन। संवहन, विकिरण, सब पढ़े होंगे आप लोग, है ना। तो उसी प्रकार से संवहन बोला गया है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, जाइलम है, फ्लोएम है, जाइलम फ्लोएम दोनों है, कैम्बियन है। अब देखिए यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि संवहनी जो होता है उसमें दोनों आते हैं। संवहनी यानी आने जाने दोनों का बात होता होगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर देखा जाए जाइलम, है ना, जाइलम का क्या काम है, जाइलम के बारे में अगर देखा जाए तो पौधे, है ना, पौधे जो होते हैं अपने पत्ती, सॉरी, पौधे जो होते हैं वो जड़ से, है ना, पौधे जो होते हैं जड़ से, है ना, जल प्लस खनिज, जल प्लस खनिज क्या करते हैं, अपने पत्तों तक, अपने पत्तों तक लाते हैं ना, लाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, वो खाना बनाते हैं ना, लाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जाइलम, है ना। नीचे से देखिएगा पौधे क्या करते हैं, नीचे से जड़ से, है ना, जड़ से जो होता है उसमें आपका जल हो गया और आपका खनिज लवण हो गया, दोनों मिला करके क्या करते हैं, ऊपर पत्ती तक ले जाते हैं, पत्ती तक ले जाते हैं। उसके बाद वहां पे क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, खाना बनता है। और खाना बनाने के बाद, है ना, खाना बनाने के बाद क्या करता है, फाइलम, ये आपका फ्लोएम जो होता है, सॉरी, फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम, फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम, है ना, फ्लोएम जो होता है,
फ्लोएम वो क्या करता है कि पत्ता में खाना बनने के बाद वो पूरे शरीर में, है ना, पौधे के पौधे के पौधे के अन्य भाग तक, है ना, पौधे के अन्य भाग में क्या कहता है, पहुंचाता है ना, पहुंचाता है। ठीक है, तो यहां तक ये बात समझ में आ गया होगा कि जाइलम का क्या काम है, जड़ से जो है जल खनिज अपने पत्तों तक लाता है, उसके बाद वहां पे भोजन तैयार करता है, और फ्लोएम जो है उस काम को क्या करता है, पौधे के अन्य भागों तक उसको पहुंचाने का काम करता है। और ये जब दोनों काम हो जाता है, ये दोनों काम जब होता है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, संवहनी बंडल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, संवहनी, है ना, संवहनी बंडल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवहनी बंडल कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि संवहनी बंडल किसको कहते हैं, है ना। ये बात अगर आपको समझ में आ गया होगा तो एक लाइक जरूर करेंगे और एक कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए सही उत्तर इसका क्या होगा, जाइलम एंड फ्लोएम। सही उत्तर आपका जाइलम एंड फ्लोएम, इसका राइट उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने बोला गया 55 नंबर, फिर सॉरी 59 नंबर। इनमें से किसमें द्विखंडन, द्विखंडन का मतलब जो दो टुकड़ा में बढ़ता हो, द्विखंडन मतलब तीन टुकड़ा में बढ़ता हो, एक खंडन का मतलब एक टुकड़ा में बढ़ता हो। ठीक है, जैसे बहुत सारे चीजों के बारे में बताए होंगे, अमीबा, युगलिना, है ना, पैरामीशियम सब जो है कई बार बता चुके हैं ना। ये क्या होता है, द्विखंडन होता है, बाइनरी होता है। क्या होता है ये, बाइनरी फ्यूजन, है ना, बाइनरी फ्यूजन, द्विखंडन होता है ये। ठीक है, तो इसके बारे में बोला गया अमीबा, युगलिना, है ना, और पैरामीशियम, ये इनमें सभी जो है, सभी का सभी जो चारों का चारों ऑप्शन होगा, ये क्या है, द्विखंडन है। याद रखिएगा, द्विखंडन ये सब क्या है, द्विखंडन ये है, इसको कहते हैं क्या, द्विखंडन, है ना, इसको द्विखंडन कहते हैं, बाइनरी कहते हैं, बाइनरी है ना, बाइनरी कहते हैं इसको, बाइनरी फ्यूजन, है ना, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं इसको। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक खंड और एक कोशिकीय बहुकोशिकीय होते हैं ना, उसी प्रकार ये द्विखंडन होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन याद रखिएगा द्विखंडन का। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिएगा, एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकेंड में तय करता है और अपनी दिशा बदल लेता है। क्या करता है, यहाँ पे दिशा, है ना, दिशा बोला गया है, बदल लेता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकेंड में, है ना, 100 मीटर की दूरी यहाँ पे 50 सेकेंड में तय कर वापस घर लौटता है। क्या करता है, वो वापस लौटता है, यानी यहां से जाता है ऐसे, यहां से यहाँ गया, जैसे ए से गया बी तक, है ना, और बी से फिर आ गया यहाँ पे ए तक, फिर से यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर से रिटर्न आ गया। अब बोला गया उस बालक का औसत वेग, देखिए वेग नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, चाल होगा। क्या होगा, यहाँ पे चाल हो जाएगा, है ना, चाल हो जाएगा। देखिए अब बोला गया है कि औसत चाल क्या होगा, तो देखिए पहले जो गया आपका 100 मीटर से गया, 100 मीटर गया, फिर आपका आया कितना, 100 मीटर, है ना, टोटल कितना हो गया उसका बताइए, टोटल जो है दूरी कितना हो गया। तो देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है ना, कुल दूरी, क्या बोलते हैं उसको, कुल दूरी बटा कुल समय, है ना, यही बोलते हैं ना, कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखिए कितना गया कुल दूरी, तो 100 मीटर बराबर 200 मीटर हो गया, 200 मीटर हो गया। अब सेकंड कितना लगा, समय कितना लगा, तो 100 सेकंड लगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 50 सेकंड यहाँ पर है, 50 सेकंड यहाँ पर है और 50 सेकंड यहाँ पर है, टोटल मिला के कितना लग गया, 100 सेकंड लग गया, है ना, 100 सेकंड लग गया। अब बताइए 100 सेकंड लग गया तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 100 सेकंड, है ना, 100 सेकंड से काटेंगे, 100 सेकंड से काटेंगे तो क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड। इसका क्या होगा, राइट उत्तर आपका 2 मीटर पर सेकंड, इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अपना अपना किताब में आप लोग जो है एक बार सुधार लीजिएगा, औसत वेग के जगह पे औसत चाल कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया कमानीदार तुला द्वारा हवा में किसी वस्तु को मापा जाता है ना। कमानीदार तुला आपने देखा होगा, स्प्रिंग बैलेंस वेट, है ना, बैलेंस वेट कई बार हम इसको बता चुके, इसके पहले भी हम बताए होंगे, है ना। यहाँ पे देखिएगा स्प्रिंग वाला लगा रहता है, स्प्रिंग वाला लगा रहता है ना, कमानीदार तुला ऐसे करके लगा रहता है, स्प्रिंग वाला, है ना। बोला गया क्या मापता है, इसमें क्या मापता है, तो वास्तविक वजन मापता है। क्या मापता है ये, वास्तविक वजन मापता है, वास्तविक भार मापता है ना, वास्तविक भार, इसको भार भी कहते हैं, वास्तविक भार भी अगर कहेंगे तो ये क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी वस्तु को मापा जाता है तो वास्तविक भार से मापा जाता है ना, वास्तविक भार से मापा जाता है। कमानीदार तुला द्वारा हवा में किसी वस्तु को मापा जाता है तो वास्तविक भार के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। देखिए कभी कभी यहाँ पे जो नापा जाता है, यहाँ पे कुछ वेट दिया जाता है, यहाँ से उठाया जाता है, यहाँ पे लिखा रहता है 10, 20,
30 ऐसे करके जो है पूरा रीड किया रहता है ना। इसी को बोलते हैं क्या, बैलेंस वेट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस वेट कहते हैं, कमानेदार तुला कहते हैं, ठीक है, जिसको कमाने से चलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे बोला गया नियत ताप, है ना, नियत ताप मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, तथा एक निश्चित गहराई में इनमें से किस द्रव में दाब का मान सबसे अधिक होगा। बताइए कहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। आपको कई कई बार बता चुके हैं, है ना, जब जो है कभी आप समुद्र में ऐसे डूबे नहीं होंगे, है ना, डूबने का प्रयास भी नहीं करना है, लेकिन देखिएगा कभी जब जितना ज्यादा डेंसिटी पानी का होता है ना, पानी का डेंसिटी जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा उसका क्या होता है, नीचे में प्रेशर भी ज्यादा होता है, प्रेशर भी उतना ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे आप देखिएगा बोला गया नियत ताप, टेम्परेचर तो यहाँ पे कांस्टेंट बोल दिया गया है ना, एक निश्चित गहराई में इनमें से किस द्रव में, है ना, किस द्रव में दाब का मान सबसे अधिक होता है। तो स्वच्छ जल, स्वच्छ जल से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अगर ऑप्शंस में देखा जाए तो स्वच्छ जल में कभी भी दाब ज्यादा नहीं होता। ऐसा होता है क्या कि पानी अगर ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी ये आपका ऑप्शन क्या होगा, सीधा का सीधा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, देखिए अल्कोहल, ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्कोहल में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं से भी अल्कोहल ले आइए, क्या उसका दाब ज्यादा हो जाएगा? कभी नहीं ऐसा दाब ज्यादा होगा, है ना, कभी भी ज्यादा दाब नहीं होगा। पेट्रोल, पेट्रोल का भी कोई मतलब इससे नहीं है। यहाँ पे तीनों का तीनों ऑप्शन यहाँ क्या हो गया, कट गया। चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे समुद्र का पानी। अब समुद्र का पानी क्यों होता है, क्योंकि देखेंगे समुद्र में छोटा मोटा पानी तो रहता नहीं है, कम मात्रा में पानी तो रहता नहीं है। समुद्र में पानी तो पूरा अथाह भरा रहता है ना। देखिए 10-10, 20-20 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर तक खाली पानी ही पानी भरा हुआ है। अब बताइए समुद्र का पानी में डेंसिटी भी ज्यादा होता है ना, प्रेशर भी ज्यादा होता है। देखेंगे वहां बांध वगैरह जो बनाया जाता है, बांध, है ना, मोटा बांध बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, मोटा बांध बनाया जाता है ऐसे करके, है ना, मोटा बांध बनाया था। क्यों? ताकि दाब जो है, प्रेशर जो है वो ज्यादा क्रिएट होता है ना, ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इसी कारण जो है वहां पे जो बांध बनाए जाते हैं, वहां पे जो बांध बनाए जाते हैं वो आपका मोटा बनाया जाता है। वहां पे जो है बांध बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, मोटा, है ना। नीचे में जो दिया जाता है, दीवार जो दिया जाता है वो मोटा दिया जाता है, ये पूरा मोटा दिया जाता है ना, ये पूरा मोटा दिया जाता है ताकि क्या हो, बहे नहीं। ठीक है, सही उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे गहराई जाती है, जैसे जैसे गहराई बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता है ना। जैसे आपको पता है पी बराबर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, रो जी और एच, है ना, रो जी है। यानी प्रेशर जो होता है वो हाइट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, हाइट। यानी जैसे जितना नीचे से गहराई बढ़ेगा, एच मतलब ऊंचाई, है ना, ऊंचाई, यानी आप तो यहां से ऊंचाई तो ज्यादा रहेगा नहीं, तो गहराई भी होगा। तो गहराई जो होगा, गहराई को यहाँ पे ऊंचाई कहते हैं ना। और जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा, यानी नीचे से ऊंचाई बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ते चलेगा, है ना। यानी ये फॉर्मूला के द्वारा हमको पता चलता है कि गहराई से क्या होगा, ये गहराई भी होगा, गहराई इसको कहते हैं गहराई, है ना। एच बराबर गहराई या ऊंचाई हो गया। रो का मतलब हो गया क्या, डेंसिटी। डेंसिटी समझते हैं ना, डेंसिटी यानी घनत्व, है ना। यानी ये दोनों जो है ज्यादा क्या होगा, प्रेशर बढ़ता है। गहराई, डेंसिटी भी ज्यादा रहेगा तभी प्रेशर बढ़ेगा, गहराई रहेगा तभी प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पे नियत ताप बोल दिया कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। निश्चित गहराई, इनमें से किस द्रव में दाब का मान अधिक होगा? तो आपका डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इतना अच्छे से समझाने का प्रयास किए हम। आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन बोला गया, 63 नंबर, ध्वनि तरंगे, है ना। क्या बोला गया, ध्वनि तरंगे सबसे तेज गति किसमें होती है? ध्वनि तरंगे की सबसे तेज गति किसमें होती है? तो ध्वनि तरंगे जो होती है, ध्वनि तरंगे जो होती है, ध्वनि तरंगे ये आपका होता है अनुदैर्घ्य तरंग। क्या होता है ये, अनुदैर्घ्य तरंग, है ना, अनुदैर्घ्य तरंग होता है, अनुदैर्घ्य तरंग, है ना, अनुदैर्घ्य तरंग, ये आपको पता होना चाहिए। अनुदैर्घ्य तरंग होता है। अनुप्रस्थ तरंग जो होता है वो प्रकाश के लिए होता है। ठीक है, आगे देखिए सबसे तेज तीव्र गति बोला है तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, ठोस में होता है। कई बार हम बता चुके हैं, है ना, ठोस में सबसे ज्यादा, उसके बाद किसमें होता है, द्रव में, उसके बाद होता है गैस में, और निर्वात में तो होता ही नहीं है, निर्वात में होता ही नहीं है। ठीक है, सही उत्तर हमारा क्या होगा, ए इसका जो है बिल्कुल राइट उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए बोला गया निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? तो सोपानिक कृषि, जब कृषि करते हैं तो कभी भी मिट्टी का कटाव होगा क्या? नहीं होगा, कभी भी नहीं होता सोपानिक कृषि में। ठीक है, जल, वन जब लगता है तो वन में कभी भी मिट्टी कटाव नहीं होता। वन लगाने से मिट्टी कभी कटता है क्या? वन लगाने से मिट्टी बचता है ना। कभी भी वन, इसलिए बोला गया है वन ज्यादा से ज्यादा लगाइएगा तो आपका मिट्टी का कटाव कम से कम होता है। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, सोपानिक कृषि, कभी भी कृषि करते हैं तो मिट्टी कटने का कोई कारण नहीं होता। मिट्टी कटने का कारण एकमात्र है, वो है जल। जितना ज्यादा जल रहेगा, मिट्टी का, जल का कभी रास्ता को रोका नहीं जा सकता है। ये आपको पता है, बरसात के समय में देखते होंगे
जल को अगर रोकने का प्रयास कीजिएगा तो तोड़ फोड़ करके क्या करेगा, वो निकल जाएगा, है ना। इसीलिए क्या होता है, मिट्टी का कटाव देखते होंगे सबसे ज्यादा होता है। और देखेंगे आप ये आपका बिहार में भी होता है ना, गंगा नदी जब उफान पर आती है तो क्या होता है, पूरा एकदम घर उड़ जितना होता है नीचे से सब मिट्टी को निकाल करके ऊपर से घर धंस जाता है ना। तो इसीलिए जो होता है सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया भूमंडलीय तापन के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेवार होता है। बोला गया भूमंडल, भूमंडल का मतलब जमीन, भूमंडल का मतलब जमीन हो गया। जमीन पर जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, हम लोग जहां पे रहते हैं जमीन पर रहते हैं, यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ता है, देखते होंगे एक रूम में अगर 10 लोग रहते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? अब क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो बताइए ऑक्सीजन छोड़ते हैं? नहीं, ऑक्सीजन तो आप छोड़ते नहीं है। हीलियम छोड़ते हैं? नहीं। नाइट्रोजन छोड़ते हैं? नहीं। क्या छोड़ते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 छोड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मुख्य रूप से ये गैस जिम्मेवार होता है भूमंडलीय तापन के लिए, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। ये आपका CO2 क्या है, सबसे बड़ा जिम्मेदार है ना, सबसे बड़ा जिम्मेवार है। ठीक है, सही उत्तर आपका क्या होगा, 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। आगे देखिए, बोला गया क्षतिग्रस्त वनों की, क्षतिग्रस्त वन जो है क्षतिग्रस्त हो रहा है ना, उसको भरपाई किया जाए, है ना, भरपाई करने के लिए, भरपाई के लिए शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार माना जाता है। बताइए, अब देखिए क्षतिग्रस्त जो वन हो चुका है उसको बचाना चाहते हैं, वन को, है ना, वन को सब बचाइए, पेड़ पौधे को बचाइए, ये बचाने की प्रक्रिया है। और वो बचाने की जो भरपाई करने के लिए जो शुरू किया गया है एक कार्यक्रम, है ना, एक कार्यक्रम किया जाता है। जैसे अंगूर की खेती करने के लिए सिल्वीकल्चर, सॉरी विटिकल्चर, है ना, उसी प्रकार सब कल्चर, मत्स्य पालन के लिए आपका क्या बोलते हैं, ये आपका कल्चर एक होता है ना, ये क्या बोलते हैं, मछली पालन के लिए होता है। ठीक है, हर चीज का एक पालन करने के लिए होता है कल्चर, है ना। उसी प्रकार से जैसे आपका हॉर्टिकल्चर हो गया, है ना, आपका उसके बाद आपका मछली पालन के लिए एक सेरीकल्चर होता है। ठीक है, सेरीकल्चर, है ना, उसी प्रकार से होता है। तो ये बोला गया है क्षतिग्रस्त वन की भरपाई के लिए, क्षतिग्रस्त वन की भरपाई के लिए जो है एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसको कहते हैं सिल्वीकल्चर। क्या कहते हैं इसको, सिल्वीकल्चर कहते हैं। ठीक है, सिल्वीकल्चर कहते हैं। ठीक है, आपको जैसे सेरीकल्चर हो गया, है ना, मोनोकल्चर हो गया, सबको एक खेती अगर करते तो मोनोकल्चर, बहुत सारे खेती करते हैं तो उसका अलग हो जाता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर समझ में आता होगा, है ना। तो ये प्रकार का अलग अलग कल्चर होता है जो आपको उसको वृद्धि करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए सही उत्तर इसका क्या होगा, इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बागवानी के लिए हॉर्टिकल्चर, है ना, बागवानी करते हैं उसके लिए हॉर्टिकल्चर, उत्तक संवर्धन के लिए अलग कल्चर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे देखिए, बोला कि कलपक्कम, कलपक्कम जो है एक क्या है, प्रसिद्ध है, फेमस है, क्या है, तो ये है आपका दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा का संलयन है ये। नाभिकीय ऊर्जा जो है वहां पे क्या करता है, नाभिकीय ऊर्जा का, है ना, वहां पे इसे एक ऊर्जा बनाया जाता है जिसको कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा वो कहां पर है, ये प्रोग्राम कहां होता है, तो कलपक्कम में। कलपक्कम कहां पे है दोस्तों, ये बता दीजिएगा आप लोग कमेंट करके, कलपक्कम कहां पे, कहां किस जगह पे, किस राज्य में कलपक्कम है ना, कलपक्कम किस राज्य में है, तो सभी लोग बताइएगा कमेंट करके। क्या होता है, तमिलनाडु में। कहाँ पे है ये, तमिलनाडु में है, मद्रास जिला में है, तमिलनाडु के मद्रास में ये होता है। ठीक है, अब देखिए ये नाभिकीय ऊर्जा में होता क्या है, तो आप जैसे जानते हैं हाइड्रोजन, है ना, सॉरी परमाणु बम, ये सब जो आपका ये किया जाता है, तो ये नाभिकीय ऊर्जा जो होता है ना, वहां पे जनरेट किया जाता है ना, नाभिकीय ऊर्जा में हर तरह का एनर्जी वहां पे जरूरत पड़ता है, परीक्षण होता है ना, परीक्षण वगैरह होता है। ठीक है, तो वहां पे नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। और ज्वारीय ऊर्जा के बारे में बता चुके हैं, है ना, ज्वारीय ऊर्जा भी एक प्रकार का भूकंप होता है जब पानी में टाइडल एनर्जी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टाइडल एनर्जी बोलते हैं। सौर ऊर्जा आपके बारे में पता है, तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा जो होता है जिससे बिजली पैदा होता है। क्या होता है, बिजली पैदा होता है। ये भी जो है नाभिकीय ऊर्जा एक प्रकार का एनर्जी है जिसको ट्रांसफॉर्म करके उसमें दूसरे चीजों में यूज किया जाता है। ठीक है, सही उत्तर आपका क्या होगा, सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बोला गया बैटरी से, 68 नंबर बोला गया है, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है। बताइए, विद्युत जो है प्राप्त किया जाता है दो तरीके से, एक होता है एसी, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। अब डीसी से प्राप्त करने के लिए क्या होता है, डीसी से जो होता है बैटरी के द्वारा प्राप्त करते हैं। कैसे, बैटरी से प्राप्त करते हैं ना, बैटरी से प्राप्त करते हैं। और इसी ये जो है आपका बिजली से, है ना, बिजली से यानी करंट प्रभावित करते हैं, है ना, जो आता है बाहर से इलेक्ट्रिक, ये जो होता है समांतर क्रम में होता है। कैसा होता है ये, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। ये होता है जो श्रेणी क्रम में होता है। कैसा होता है ये, श्रेणी क्रम में होता है। ठीक है, बहुत सारे अंतर होते हैं, ये सब चीज हम बताएंगे आपको। ठीक है, बहुत
तो बैटरी वाला जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट करंट कहते हैं, डीसी करंट है ना। डीसी करंट किससे होता है, बैटरी से प्राप्त होता है, ठीक है, बैटरी से प्राप्त होता है डीसी करंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे बोला गया 6 वोल्ट का बैटरी, वोल्ट कितना है, वोल्ट है आपका कितना, 6 वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट का। और देखिए कुलाम यानी क्यू जो दिया हुआ है, क्यू जो दिया हुआ है आपका 1 कुलाम दिया हुआ है, 1 कुलाम दिया हुआ है। अब बैटरी यहाँ पे भी दिया हुआ है कितना, यहाँ पे दिया हुआ है। बोला गया ऊर्जा निकालने के लिए दिया गया, क्या बोला गया, ऊर्जा निकालिए कि कितना होता है। ये क्वेश्चन को हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से आया क्वेश्चन तो फिर से आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे बोला गया वर्क, क्या बोला गया, वर्क बराबर, अब वर्क बराबर क्या होता है, ठीक है, तो भी गुने क्यू, क्या होता है, भी गुने क्यू होता है। अगर ये आप जानते हैं, वर्क कार्य पूछा गया है, अब कार्य कैसा है, मात्रा क्या होता है, जूल होता है, तो जूल में ही सब दिया हुआ ऑप्शन। तो भी देखिए, भी बराबर कितना दिया हुआ, 6 है ना, 6 दिया हुआ, 6 वोल्ट। और कुलाम बराबर क्या दिया है, एक कुलाम है ना, 1 कुलाम दिया हुआ है। और डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आपका 6 गुने 1 बराबर 6 जूल, क्या हो जाएगा, 6 जूल। इसका सही उत्तर आपका 6 जूल हो जाएगा, ठीक है, 6 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही इसका सी, इसका जो है राइट उत्तर आपका सी हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है, स्नेल का नियम। क्या बोला गया, स्नेल का नियम आपने जो है पढ़ा भी होगा, है ना, पढ़ा भी होगा कई बार स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम जो होता है प्रकाश का अपवर्तन, क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है ना। ये जो स्नेल का नियम जो होता है आपका प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। यह क्या है, दूसरा नियम है ना, दूसरा नियम है। अब ये क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, ये आपका होता है, देखिए ये समझने का प्रयास कीजिएगा। ये होता है आपका आपतन कोण और अपवर्तन कोण, है ना। आपतन कोण जया, है ना, इसको कहते हैं क्या, इसको होता है अपवर्तन कोण का जया, अपवर्तन कोण का जया, ठीक है। इसको कहते हैं साइन आई, है ना, साइन आई। इसको कहते हैं साइन आर, है ना, साइन आर कहते हैं। अब इसी का अंतर जो होता है, इसी को कहते हैं कि आप प्रकाश का स्नेल का नियम, ठीक है। अब बोला गणितीय रूप में इसको बताना है, इसको बताइए क्या होगा, यही होगा आपका, है ना, यही होगा आपका, है ना। म्यू बराबर क्या होगा, आपतन कोण यानी जया साइन आई, और अपवर्तन कोण यानी जया साइन बटा आर, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट में क्या, इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट में साइन आई बटा साइन आर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर कहते हैं। बताइए कौन होगा, ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए इसका जो है सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये बात को आपको समझ में आ गया होगा कि स्नेल का नियम क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन का ये दूसरा नियम है, ठीक है। म्यू बराबर क्या होता है, आपतन कोण को आई साइन आई से डिनोट करते हैं, अपवर्तन कोण के जया को साइन आर से डिनोट करते हैं। अब इसी का ये फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये क्लास, एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, ताकि आपका कमेंट जो है हमें और इंस्पायर करता है, ताकि आपको और किस ढंग से आपको समझाया जाए, ठीक है। और आपको कैसा समझाया जाए ये हम समझने का प्रयास करते हैं आपके कमेंट के थ्रू। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें और क्या आपके लिए आया हुआ है। देखिए यूनिट टेस्ट पास, है ना, यूनिट टेस्ट पास आपके लिए आया हुआ है, और इसमें 5000 टेस्ट का एक कॉम्बो दिया जा रहा है ना। और आपको जो 5000 टेस्ट में डिफरेंट एग्जाम्स के और डिफरेंट क्वेश्चन के द्वारा आपको तैयार किया जाएगा बिल्कुल एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे देखिए, अगर इसको इस तरह का चीज को आप लाभ लेना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल ऐप पर जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना। प्ले स्टोर से जाइए, प्ले स्टोर पे, और यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप को आप क्या कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और यहां पर जाकर के इसका लाभ ले सकते हैं। अब देखिए इस नंबर के थ्रू आपको कोई समस्या अगर आती है, ठीक है, कोई समस्या अगर आपको आता है, इस नंबर पे आप क्या करेंगे, सीधा सीधे कॉन्टैक्ट करेंगे, कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, और टेलीग्राम के थ्रू भी इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक सभी को धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।